Good afternoon, everyone. I welcome all to the lecture 19 for isomerism. This is 2nd November. हम NB13 बैच है. तो ये वाले स्लाइड पे हमने लास्ट टाइम पे एंड किया था. रिकॉर्डिंग वॉज पुट अप ऑन यूट्यूब. आई होप जनता ने देखा होगा. तो यहाँ पे अपन कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं. जो दो हाइड्रोजन एटम्स है वो दो हाइड्रोजन एटम्स को अपन को कार्बोनिल ग्रुप पे अटैच करना है. द टू हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप. जो कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है सी डबल बॉन्ड ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं अपन. उस कार्बोनिल ग्रुप पे दोनों हाइड्रोजन एटम्स को अपन अटैच कर रहे हैं. तो एक हाइड्रोजन एटम कार्बन को लग गया, दूसरा हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन को लग गया. तो कैसे अटैच हो रहा है? या तो वो जो हाइड्रोजन एटम्स है या तो ऊपर से लग सकते हैं या तो नीचे से लग सकते हैं. तो जो राइट साइड में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर में देखें. यहाँ पर ये लिख क्यों नहीं रहा है? हाँ, इस वाले स्ट्रक्चर में एक बार हमने मॉलिक्यूल को सीधा रखा और एक बार मॉलिक्यूल को उल्टा रखा है अपन ने. और सीधा रखने के बाद और उल्टा रखने के बाद अपन ने उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करके देखा है. और हाइड्रोजन का एडिशन करने के बाद देखा कि दो अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं. दोनों उसके एक दूसरे के क्या बन रहे हैं? दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर्स बन रहे हैं. रेसिमिक मिक्सचर बनाया जा रहा है. तो रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, इसलिए ये वाली एक एग्जाम्पल है जिसमें दोनों कंपाउंड्स एक साथ बनते हैं. तो अगर इक्वल क्वांटिटी में बनते हैं तो उसको बोलते हैं परफेक्ट रेसिमाइजेशन. और अगर अनइक्वल क्वांटिटीज में बनते हैं तो उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट रेसिमाइजेशन. ये पॉइंट आज की क्लास में लिखवा के देने वाले हैं. परफेक्ट रेसिमाइजेशन एंड इम्परफेक्ट रेसिमाइजेशन दो टाइप की चीजें होती है. ये हम लोग आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. तो इस वाले स्लाइड पे पिछले कंडीशन में, सॉरी पिछले क्लास में जो पढ़ाया था, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. आदित्य प्लीज अनम्यूट. किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है, अपन आगे बढ़े. लेट अस मूव अहेड. हाँ, अभी ये क्या हो गया? हर्ष कुलकर्णी प्लीज अनम्यूट. हर्ष डाउट पूछना है क्या? सर ये रिएक्शन लर्न करनी है? नहीं सर, ये रिएक्शन लर्न नहीं करनी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आएगी वो लर्न करना है. और ऐसा है कि ये एक छोटा सा ट्रेलर है. ट्रेलर भी नहीं है ये, उससे भी कम है. ठीक है. ऐसी बहुत सारी रिएक्शन रहेगी, बड़ी बड़ी रिएक्शन रहेगी, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म. तो वो मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो जब जब जो जो चीज लर्न करने में पड़ेगी वो बता देंगे. ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे याद रखें. इस चीज को बोलते हैं रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर अपन इसको हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं. ओके हर्ष? यस सर. ठीक है. तो इसको बोलेंगे अपन हाइड्रोजिनेशन, या फिर इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को अपन रिडक्शन भी बोलते हैं. ठीक है. क्या बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को? रिडक्शन रिएक्शन. बराबर. चले आगे. हाँ, तो अभी अपन को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं फिशर प्रोजेक्शन के बारे में. ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किए थे. रिवीजन के लिए स्लाइड लिखाया गया है. 90 डिग्री रोटेशन इन द प्लेन. बताओ क्या आंसर आता है? आंसर देने के लिए हाथ उठाए. कंपाउंड का इनांशियोमर बनेगा कि सेम कंपाउंड रहेगा? 3 क्वेश्चन है. इनांशियोमर या सेम, आंसर देना है. देखो आंसर भी पता है क्या देना है. इनांशियोमर देना है या तो सेम देना है. तो 50% प्रोबेबिलिटी है, तुक्का भी मारेंगे तो भी करेक्ट हो जाएगा. 90 डिग्री रोटेशन के साथ में इनांशियोमर बनता है कि सेम कंपाउंड मिलता है? विथ 90 डिग्री रोटेशन इन द प्लेन सेम कंपाउंड मिलेगा कि एनांशियोमर मिलेगा? ये बताने के लिए हाथ उठाए. मयंक अनम्यूट. यस सर, 90 डिग्री रोटेट करने पे इनांशियोमर मिलेगा. इनांशियोमर मिलेगा. ठीक है. तो मैं यहाँ पे इनांशियोमर का ई लिख देता हूँ. आर बन जाएगा एस और एस बन जाएगा आर. तो लोग देखते हैं कैसे आ रहा है. हाँ बराबर है. मतलब लर्न करने वाली चीज है. 90 डिग्री इन द प्लेन करेंगे तो इनांशियोमर बनता है. 180 डिग्री रोटेशन इन द प्लेन करेंगे तो वो सेम कंपाउंड मिलेगा. तो एस स्टैंड फॉर सेम, ई स्टैंड फॉर इनांशियोमर. तो 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद सेम कंपाउंड मिलता है. ये अपन ने डिस्कस किया है लास्ट टर्न पे, अभी रिवाइज कर रहे हैं. आउट ऑफ द प्लेन वाले का आंसर देने के लिए हाथ उठाए. अगर आउट ऑफ द प्लेन बोला है, आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन फ्लिपिंग, ऐसा हाथ है ना, हाथ को अपन ने उल्टा कर दिया, व्हाइट पार्ट ऑफ द हैंड ऊपर आ गया, तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेम रहेगा कि इनांशियोमर बनेगा उसका? वीरती मेहता. सर इनांशियोमर बनेगा. इनांशियोमर बनेगा. वेरी गुड. लर्न कर लेंगे इस चीज को भी. आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन, इनांशियोमर फॉर्मेशन. तो फ्लिप करने पर कंपाउंड को अगर अपन फ्लिप करते हैं तो उस केस में इनांशियोमर बनता है. ठीक है. अब और एक चीज मैं बता देता हूं यहाँ पे, सुन लो ध्यान से. इफ वी मेक वन इंटरचेंज then enantiomer is created.
इफ वी मेक टू इंटरचेंजेस, मतलब वही वो वाली चीज ऑड और इवन जैसा, याद करो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऑड और इवन बताया था, ऐसा ही कुछ यहाँ पे अपने को इमेजिन करना है। इफ वी मेक टू इंटरचेंजेस देन सेम कंपाउंड इज क्रिएटेड, लिख लो क्रिएटेड चलेगा, एक ही बात है, ग्रामर के बारे में इतना नहीं सोचेंगे अपन अभी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अपने पास में कोई ऐसा फिशर प्रोजेक्शन है, ये जो पॉइंट्स है ये किसके लिए लिखे, फिशर प्रोजेक्शन के लिए पॉइंट लिखे गए हैं। तो इसमें मैं 4 ग्रुप लगा देता हूँ, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उधर लगा दिया डब्ल्यू, इधर लगा दिया एक्स, इधर लगा देते वाई और नीचे लगा देंगे जेड। अच्छा नहीं दिख रहा है, डब्ल्यू इधर लिखेंगे मस्त एकदम एक्स, लेफ्ट साइड में लिखेंगे वाई और नीचे लिखेंगे जेड। लिख दिया अपन ने 4 ग्रुप्स। अब एक इंटरचेंज का मतलब क्या है, एक इंटरचेंज का मतलब एक्स और जेड को इंटरचेंज कर दो, या एक्स और वाई को कर दो, या एक्स और डब्ल्यू, कोई भी एक इंटरचेंज, दो ग्रुप्स को निकालना, उनकी पोजीशन एक्सचेंज करना। दो ग्रुप्स को निकाल के क्या करना है, उनकी पोजीशंस को हमें एक्सचेंज करना है। तो अगर हम एक इंटरचेंज करते हैं तो कंपाउंड का इनांशियोमर बनेगा, और अगर अपन दो इंटरचेंज करते हैं तो सेम कंपाउंड मिलेगा। ये पॉइंट लास्ट टर्न पे नहीं पढ़ाया था, अभी पढ़ा दिया, तो इसको लिख लो। वन इंटरचेंज मीन्स एक्सचेंजिंग द पोजीशन ऑफ टू ग्रुप्स। अब वो टू ग्रुप्स कोई भी हो सकते हैं, एक्सचेंजिंग द पोजीशन ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ एनी टू ग्रुप्स। बहुत बढ़िया। एक इंटरचेंज का मतलब है किसी भी दो ग्रुप्स का पोजीशन चेंज कर देना। तो इसको लिख ले जनता, अभी ऑरेंज कलर वाला पॉइंट अभी पढ़ा रही है। हो गया, कोई डाउट है तो पूछ लो, हाथ उठाओ, डाउट पूछ लो। कोई डाउट नहीं है यहां तक, वेरी गुड, आगे बढ़े अपन, लेट अस मूव अहेड। कर दूं डिलीट, चलो लिख लिया होगा जनता ने। हाँ, अब अगला पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनांशियो। हाँ ये इंटरेस्टिंग है। तो इनांशियोमर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो एक प्रॉपर्टी में पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बता देता हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर डिफरेंट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एक कंसेप्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो वैसे ही इनांशियोमर में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, लैटिस एनर्जी सेम है। तो इनांशियोमर का जो कंसेप्ट आया, ओनली रिलेटेड टू पीपीएल। इनांशियोमर का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट से रिलेटेड है। द कंसेप्ट ऑफ इनांशियोमरिज्म इज रिलेटेड ओनली विथ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सो दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ पीपीएल के साथ रिलेट करते हैं। दूसरा पॉइंट भी वही लिखा है, दे रोटेट द पीपीएल, दे रोटेट इन द प्लेन ऑफ पीपीएल इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड। तो जो दो इनांशियोमर रहते हैं, कौन से इनांशियोमर रहते हैं, दो आर और एस रहते हैं, दो ही टाइप के इनांशियोमर मिलते हैं, आर और एस, है ना, या तो क्लॉकवाइज जाएंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो दे रोटेट द प्लेन ऑफ द पीपीएल, दे रोटेट इन द प्लेन नहीं, दे रोटेट द प्लेन, they rotate the plane of PPL in opposite direction with the same magnitude. They have same reactivity with optically inactive compound. बहुत जरूरी पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इनांशियोमर्स का केमिकल रिएक्शन वाला प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम रहता है। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ इनांशियोमर्स इज एग्जैक्टली द सेम। इनांशियोमर्स की केमिकल रिएक्टिविटी एग्जैक्टली सेम रहती है। ठीक है, तो ये चीज लिख लो अभी, और नीचे एक छोटा सा पॉइंट मार के लिख लेना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर डिफरेंट, ये पॉइंट लिख लो।
डाउट है क्या? हर्ष प्लीज अनम्यूट। सर वो थर्ड पॉइंट में लिखा है कि सेम रिएक्टिविटी विद ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। सर अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव रहे, मतलब वो भी इनएंशियोमर्स रहे, तो क्या कैसी रिएक्टिविटी होगी? हाँ, तो वो उस केस में ना अलग अलग कंडीशन बनती है। तो जैसे हाँ अगर आर और एस अपने पास में है, अभी आर और एस मिलके अगर आर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो कोई दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है आर के साथ, है ना, हाँ तो वो आर वाला आर के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करेगा और एस वाला आर के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। वो डिस्कस करेंगे अपन, ठीक हाँ है। हाँ हाँ, हाँ सर। तो इसलिए वो पॉइंट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब मेरी एक सब लोगों से रिक्वेस्ट है, छोटी सी गुजारिश है, सब लोगों से ध्यान से सुनेंगे। मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट एनी टाइम का ऑप्शन एनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कभी भी अनम्यूट होकर बात कर सकते हैं, बस इस चीज का मिसयूज ना करें। जब आप बात करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी आवाज ना पहचान पाऊँ, तो पहले खुद का नाम बोलना, और नाम बोलने के बाद अपना डाउट पूछना। तो मुझे आपको हर बार अनम्यूट नहीं करना पड़ेगा बोलने से पहले। प्लीज डू नॉट मिस यूज दिस फैसिलिटी, ठीक है। आगे बढ़े, ये हो गया। अब रेसिमिक मिक्सचर देखते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर का कंसेप्ट ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम पे देख लिया है, पॉइंट्स लिखवा देते हैं अभी। रेसिमिक मिक्सचर की ये डेफिनेशन है, तो जो नीचे पॉइंट लिखा है ये वाली डेफिनेशन है रेसिमिक मिक्सचर की। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। और वो जो रेसिमिक मिक्सचर रहता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों रहता है? एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से, ठीक है। फिर परफेक्ट रेसिमाइजेशन मतलब क्या है? इक्वल क्वांटिटीज ऑफ आर एंड एस। इम्परफेक्ट रेसिमाइजेशन क्या हो जाएगा? अनइक्वल क्वांटिटीज, अनइक्वल क्वांटिटीज ऑफ आर एंड एस, बराबर। और लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ टू एनांशियोमर्स इज वेरी डिफिकल्ट। सोचो कैसा रहता है, दो चीजों को सेपरेट करना है, तो अपन कैसे सेपरेट करते हैं दो चीजों को? उनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेपरेट करते हैं, है ना, या फिर सोल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में सेपरेट। जैसे ऑयल और वाटर है, कैसे सेपरेट करेंगे? सेपरेटिंग फनल से, है ना। शुगर एंड वाटर है, कैसे सेपरेट करेंगे? डिस्टिलेशन से। सॉल्ट एंड वाटर कैसे सेपरेट करेंगे? डिस्टिलेशन से। शुगर एंड सॉल्ट है, कैसे करेंगे सेपरेट? जमीन पे रख देंगे, चींटी आएगी, शुगर को लेके चली जाएगी, अरे शुगर तो वेस्ट हो गई। फिर शुगर और सॉल्ट को कैसे सेपरेट करेंगे? पता नहीं कैसे सेपरेट करेंगे। शुगर और सैंड को कैसे सेपरेट करेंगे? पानी में मिक्स करेंगे, पानी में शुगर डिजोल्व हो जाएगी, सैंड अनडिजोल्व रहेगी। फिल्टर पेपर ले लेंगे, सैंड सेपरेट हो जाएगी। फिर अब वाटर और शुगर को सेपरेट करने के लिए वाटर को हीट करेंगे, शुगर बच जाएगी। तो ऐसे डिफरेंट मेथड्स होते हैं कंपाउंड को सेपरेट करने के। लेकिन अगर अपने पास में एनांशियोमर्स है, तो एनांशियोमर्स की कंडीशन में सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि पिछले स्लाइड पे अपन ने प्रॉपर्टीज देखी, और प्रॉपर्टीज में हमने ये देखा कि उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो सेम है। अब अगर दो कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गए, तो उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे इमेजिन करो अपने पास दो इनांशियोमर है, आर और एस। फिर अपन क्या करेंगे, एक नया कंपाउंड लेके आएंगे, फ्रेश मार्केट से उठा के आर लेके आ गए, उसको रिएक्ट करवा दिया, फिर ये आर कर दिया रिएक्ट, और लेकिन ये आर तो इसके साथ ऐसे आर ही रिएक्ट करेगा ना। अब ये जो पहला कंपाउंड था, पहला वाला कंपाउंड, रिएक्शन से पहले, रिएक्शन से पहले क्या था? वन कायरल कार्बन वाला स्टीरियो आइसोमर था। लेकिन रिएक्शन के बाद में तो उसमें दो कायरल कार्बन हो गए, और इधर भी उसमें दो कायरल कार्बन हो गए। तो अब ये दोनों क्या बन गए? ये दोनों डायस्टीरियोमर बन चुके हैं। तो सोचो, डायस्टीरियोमर फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। डायस्टीरियोमर फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस when two enantiomers are reacted with another ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एक दूसरे फेरेश ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करने के बाद डायस्टीरियोमर बनते हैं। आफ्टर रिएक्शन द कंपाउंड कंटेन्स टू कायरल कार्बन एटम्स। रिएक्शन के बाद में जो कंपाउंड है उसमें क्या रहता है? उसमें दो कायरल कार्बन एटम्स रहते हैं, और दो कायरल कार्बन एटम रहने के बाद वो क्या बन गया? डायस्टीरियोमर बन गया। और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं, डिफरेंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायस्टीरियोमर जो है वो क्या है? वो सेम है, सॉरी वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने की वजह से उनको सेपरेट करना इजी है। प्लीज वेट।
separating diastereomers is easy as compared to separating enantiomers. तो ये पॉइंट्स है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको लिख लो, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। सर हाँ कौन है भाई? सर हर्ष हाँ बोलिए हर्ष। सर वो आपने नीचे आर और एस वाला लिखा ना, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करते। हाँ देखो हर्ष, क्या हो रहा है कि अपने पास में दो कंपाउंड है, दो एनांशियोमर है, आर एनांशियोमर और एस एनांशियोमर, दोनों कंपाउंड में एक एक ही कायरल कार्बन है, यहाँ तक समझा? यस सर। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, दूसरा एक आर वाला कंपाउंड लेके आए, मतलब दूसरा आर, जैसे ये वाले आर का वैसा वाला आर नहीं, दूसरा हाँ भी तो कोई आर रहेगा, जैसे हाँ 2 ब्यूटेनॉल की जगह 2 क्लोरोब्यूटेन वैसा वाला, फिर उसको हाँ दोनों कंपाउंड्स को अपन ने मिक्स कर दिया, रिएक्शन करवा दिया। अब रिएक्शन सर, करने दूसरे के वाले में कितने कायरल कार्बन थे? उसमें भी एक दूसरे ही वाले था। में भी एक ही था। हाँ, अगर दो रहते तो मैं आर एस एस आर ऐसा लिखता ना, हाँ हाँ है ना, फिर वो दो कायरल कार्बन वाला कंपाउंड पूरा एक कंपाउंड बन गया, अब उसमें दो कायरल कार्बन एटम है, हाँ इसलिए मैंने वो ऐसे दूरदर्शन के एंटीना के जैसा लगाया, पहले वो डॉक्टर के प्लस साइन जैसा है। हाँ हाँ तो सर, अब क्लियर हो जब वो, हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड, तो अब जब वो चीज 2 कायरल कार्बन वाली बन गई, तो उसमें वो दोनों कंपाउंड एनांशियोमर नहीं रहे, वो दोनों कंपाउंड डायस्टेरियोमर हो गए। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट वाले आर वाले कंपाउंड को आर वाला कंपाउंड लगाता और राइट वाले एस वाले कंपाउंड को एस वाला कंपाउंड लगाता, तो वो फिर से एनांशियोमर रह जाते। इस केस में वो डायस्टेरियोमर बन चुके हैं, इस चीज का अपन ध्यान रखें। और डायस्टेरियोमर को सेपरेट करना इजी है, सेपरेटिंग डायस्टेरियोमर्स इज इजी एज कंपेयर टू सेपरेटिंग एनांशियोमर्स। और कोई डाउट किसी को? कितने लोग लिख रहे हैं? ठीक है, जल्दी करें, थोड़ा जल्दी लिखे, लिखो लिखो लिखो, लिखो। शांतनु, डाउट पूछेंगे क्या आप? नो सर, वो लिख रहे हैं इसलिए। अच्छा लिखो, हाँ सॉरी। So, बोलिए हर्षद। so diastereomers are the compounds which are formed after the reaction of two enantiomers, right? नहीं ऐसा नहीं, वो उसकी डेफिनेशन नहीं Then, है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। टू कंपाउंड विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर डायस्टेरियोमर्स। याद है लास्ट टाइम में बताया था? okay, so तो ये दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायस्टेरियोमर बोल सकते हो, लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसका डेफिनेशन नहीं हो सकता ना। yes, sir. डेफिनेशन तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट Thank you. कैरेक्टरिस्टिक होता है। हाँ ठीक है, चले आगे, हो गया, लिख लिया होगा लोगों ने, आगे बढ़ते। हाँ अभी देखो यही डायस्टेरियोमर के बारे में, तो उसकी डेफिनेशन हर्षद ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। डायस्टेरियोमर की डेफिनेशन है ये, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज डायस्टेरियोमर। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं रहते हैं, उनको बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स। सोचो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम क्यों रखना है हमें, क्योंकि वो आइसोमरिज्म का एक टाइप है। तो डायस्टेरियोमर जो है वो एक आइसोमरिज्म का टाइप है, उसकी वजह से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, ये कंडीशन नेसेसरी है। तो ये भी अपन लिख लेंगे, बाद में लिखेंगे, पहले सुन लो आगे। अब जैसे देखो ये नीचे जो नीचे एक एग्जांपल दिया है, तो इसमें देखो ये एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन है आर और इधर वाला कॉन्फ़िगरेशन है आर। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका जब मैं आइसोमर बनाने गया तो ग्रीन कलर वाले का सपोज मैंने ब्लू कलर का आइसोमर बनाया, तो ब्लू कलर के आइसोमर में मैंने ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया लेकिन नीचे वाले के कॉन्फ़िगरेशन को कांस्टेंट रखा। मतलब ये आर था तो ये भी आर रखा और ऊपर वाले का एक का कॉन्फ़िगरेशन मैंने चेंज कर दिया। तो एक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की वजह से ये क्या बन जाएगा, डायस्टेरियोमर बन जाएगा। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने एक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, वो बन गया डायस्टेरियोमर। ठीक है, सो
for two chiral carbon atoms, for a compound having two chiral carbon atoms, if we change the configuration of one of the atoms, then we get diastereomers. रुक जाओ एक सेकंड, होल्ड करो. ठीक है, इसको लिख लो. जो भी बोर्ड पे दिख रहा है सब लिख लो. कोई डाउट है तो हाथ उठा लो, पूछ लो अभी. फॉर डाउट्स और डिफिकल्टीज प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क. नहीं है कोई डाउट? लिख लो जल्दी से. हो गया, चले आगे अपन. डिलीट करें इसको. सो वेट. वेट, ओके, लिख लो देखो. ठीक है, चले आगे. हो गया यार अब तक तो. आगे बढ़ते. सर बोलिए शांतनु. सर समझो एक sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन वाला कौन सा कंपाउंड है और उसमें अपन ने 90 डिग्री रोटेशन कर दिया, तो फिर वो उसमें एनांशियोमर तो बना मगर मिरर इमेज नहीं है, तो फिर उसे भी डायस्टीमर करेंगे, डायस्टीरियोमर्स कहेंगे. नहीं सर, अभी 90 डिग्री आपने रोटेशन किया है, तो आप ये समझो पहले तो कि जो आप फिशर में रोटेशन 90 डिग्री कर रहे हो और जो प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन है, ये दोनों चीजें अलग अलग है. प्लेन पोलराइज लाइट वाला रोटेशन कंपाउंड का पोलरिमीटर में दिखता है. फिशर प्रोजेक्शन हमने बनाया है, उस पे 90 डिग्री अपन कर रहे हैं. ये समझा क्या शांतनु? यस सर. तो अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ डेविएट करता तो उसको बोलना लीवो रोटेटरी, और कोई कंपाउंड 90 डिग्री राइट की तरफ डेविएट करता तो उसको बोलना डेक्स्ट्रो रोटेटरी. लीवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट. अब वो 90 डिग्री भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, उससे अपने को लेना देना नहीं है. तो वो 90 डिग्री रोटेशन या 180 डिग्री रोटेशन या 10 डिग्री, 15 डिग्री, 17.5 डिग्री, वो हुआ लाइट वाला कंसेप्ट. उसको यहां के फिशर प्रोजेक्शन के 90 डिग्री से रिलेट ना करें. फिशर प्रोजेक्शन एक प्रोजेक्शन है, हमने डेवलप किया है, हमने डिफाइन किया है ताकि हम कंपाउंड को ठीक से इजीली समझ पाए. शांतनु कमेंट. हाँ सर, समझा सर. तो 90 डिग्री कंपाउंड घुमाने से वो वाला कंपाउंड जो लेफ्ट में 15 डिग्री घुमा रहा था, अब वो नया कंपाउंड बन गया जो राइट में 15 डिग्री घुमाएगा. किसी दूसरे कंपाउंड में फिशर प्रोजेक्शन में आर को एस कन्वर्ट करने से उधर डी का और एल कन्वर्ट हो जाता है.
फिर ये चीज फिर से मैं बता रहा हूँ, 3-4 दिन से रोज बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आर वाला डी होगा, आर वाला डी भी हो सकता है और एल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है। ठीक है, हो गया ये, आगे बढ़ते हैं अपन, अभी ये लिख लिया होगा सबने। तो अभी एक क्वेश्चन है सबके लिए, अपन क्वेश्चन लिखेंगे, बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आपको बताना है कि ये दो कंपाउंड्स डायस्टीरियोमर है या एनांशियोमर है। तो प्लीज हाथ उठाना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी को आंसर देने के लिए, चिल्लाता है चालू मत करना। तो ये दो कंपाउंड्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कंपाउंड बना दिया अपन ने, यहाँ पे मैं कॉन्फिगरेशन लिखा हूँ RS और SR। आंसर देने के लिए हाथ उठाए, ये है पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा बी क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, शांतनु बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सर एनांशियोमर। एनांशियोमर, वेरी गुड, पहले कंपाउंड का आंसर एनांशियोमर, करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे हर्षद। So diastereomer. डायस्टीरियोमर, करेक्ट आंसर, म्यूट कर लो, थैंक यू। तो डायस्टीरियोमर क्यों बना है, क्योंकि R का बन गया S और S का S मेंटेन रह गया, तो वो क्या हो गया, डायस्टीरियोमर हो गया। ठीक है, समझ गया सबको ये। और एक एग्जांपल लिखते हैं बोर्ड पे। RS नहीं, RRSS, बताओ, हाथ उठाओ, आंसर तो जल्दी से। RRSS, हेलो शांतनु। सर एनांशियोमर। एनांशियोमर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर एनांशियोमर। क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, तो एक का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रखा मतलब डायस्टीरियोमर, और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया मतलब एनांशियोमर। डिलीट कर दे। RS, ये क्या होगा, डायस्टीरियोमर होगा, एनांशियोमर होगा, ये सेम कंपाउंड हो जाएगा। सेम कंपाउंड दिख रहा है ना, लेकिन हाँ ये चीज का हमेशा ध्यान रखना कि RS मतलब सिर्फ ये नहीं कि R और S रहना चाहिए, वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहना चाहिए। अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा तभी जाके वो चीज डायस्टीरियोमर या एनांशियोमर बन पाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा तभी तो अपन एनांशियोमरिज्म के कोई कंसेप्ट यूज कर पाएंगे। कंसेप्ट ऑफ एनांशियोमरिज्म कैन बी यूज ओनली व्हेन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द सेम। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखना का हमेशा ध्यान रखे। याद है, इस पे बहुत सारे अपन ने क्वेश्चन भी किए थे सादे वाले में, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में, नए नए कंपाउंड में बना देता था और फिर आप लोग बोलते थे चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है, फिर पता चलता था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ही मैच नहीं कर रहा है। ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है, सावधान रहे, सतर्क रहे। चलो आगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियोमर से, मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा के देता हूँ, उसका स्लाइड तो नहीं है मेरे पास में, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियोमर्स मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग नोटबुक में लिखे। तो हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर की प्रॉपर्टीज लिखना है अपन को, जल्दी लिखे। तो पहला पॉइंट तो लिख लो, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, डिफरेंट डायपोल मोमेंट, डिफरेंट सोल्यूबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट, different melting point, different boiling point, different dipole moment and different solubility. First point is different melting point, boiling point, dipole moment, solubility. Easy है ये first point. Second point लिखो, second point, the separation of two diastereomers is easy. Separation of two diastereomers is easy. Separation of two diastereomers is easy. Third point लिखे, the equimolar mixture of diastereomers is not racemic mixture. The equimolar mixture of diastereomers is not a racemic mixture. तो मतलब इम्परफेक्ट रेसिमाइजेशन ना। हाँ, मतलब इम्परफेक्ट रेसिमाइजेशन, बराबर। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या रहता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव,
एक्सटर्नल कंपेंसेशन, डायस्टेरियोमर में ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होगा डायस्टेरियोमर में ऐसा। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियोमर इज नॉट रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डायस्टेरियोमर का, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इज डिफरेंट बट द डायरेक्शन मे बी द सेम। The magnitude of angle is different but the direction may be the same. एंगल का मैग्नीट्यूड डेफिनेटली डिफरेंट रहेगा लेकिन डायरेक्शन सेम रह सकता है। सोचो इस चीज पे, और बाद में हाथ उठा के बताएंगे, मैं डिस्कस करना चाहूंगा किसी के साथ। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इज डिफरेंट बट द डायरेक्शन विल बी द सेम। The magnitude of angle may be different or is always different. नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इज ऑलवेज डिफरेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इज ऑलवेज डिफरेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल इज डिफरेंट, द डायरेक्शन मे बी द सेम। बताओ, कोई एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाथ उठाओ पहले। ट्राई तो कर ही सकते हैं। यानी उन कंपाउंड्स को पोलरीमीटर में रखा तो फिर भले वो लेफ्ट में समझो दो डायस्टेरियोमर्स है, तो समझो लेफ्ट में डेविएट कर रहे पीपीएल को, मगर समझो पहला 30 डिग्री से कर रहा तो दूसरा 30 डिग्री से ना करके कोई अलग एंगल से करेगा। बहुत बढ़िया, दूसरा 30 डिग्री से ना करके कोई अलग एंगल से करेगा, करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें दोनों का डेविएशन का डायरेक्शन सेम हो भी सकता या डिफरेंट भी हो सकता। तो अब वो सेम या डिफरेंट क्यों हो सकता है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे ये पहला वाला एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे दो कायरल कार्बन आइटम दिखाई दे रहे हैं अपने को। मान लो कि ये आर वाला है 30 डिग्री, 30 डिग्री ये अपन पॉजिटिव ले लेते, चलेगा? फिर ये एस वाले को क्या बनना पड़ेगा? एस वाले को 30 डिग्री माइनस बनना पड़ेगा, है ना? अब ये वाला जो आर है ये भी इमेजिन कर लो कि ये 50 डिग्री प्लस है, फिर ये वाला आर को भी तो 50 डिग्री प्लस ही बनना पड़ेगा। तो देखो इसका फाइनल आंसर क्या आया? राइट वाले कंपाउंड का +20 आंसर आया, डिग्री के टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं, और लेफ्ट वाले कंपाउंड का भी +80 आ गया। तो देखो दोनों का डायरेक्शन सेम आ गया, है ना? डायरेक्शन में भी सेम, में भी डिफरेंट, लेकिन एंगल का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा हमेशा। फिर अब आप लोग इतना सोच सकते हो कि जो नीचे वाला आर है उसको मैं +10 इमेजिन कर लूं, तो +10 इमेजिन करेंगे तो लेफ्ट वाला कंपाउंड +40 हो जाएगा, लेकिन राइट वाला कंपाउंड -20 हो जाएगा। तो एंगल तो डिफरेंट है ही, लेकिन डायरेक्शन भी डिफरेंट हो गया। तो डायरेक्शन कैन बी डिफरेंट, डायरेक्शन कैन नॉट बी डिफरेंट, इट डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड। डायरेक्शन जो है वो सेम भी हो सकता है या डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, ये चीज डिपेंड करेगी कंपाउंड पे। ठीक है, हर्षद बोलिए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो प्लीज। बिल्कुल सर। हर्षद आप पहले मुझे ये बताओ, ऊपर वाला जो आर और एस है उसको मैं +30 और -30 ले सकता हूँ? यस सर। हाँ, अब जो नीचे वाला कायरल कार्बन है, आप हर्षद ये समझ में आ रहा है ना कि लेफ्ट वाला आर का मतलब दो कायरल कार्बन वाला कंपाउंड, बराबर? यस सर। राइट वाला एसआर मतलब दो कायरल कार्बन का कंपाउंड जो पहले वाले का डायस्टेरियोमर है। डायस्टेरियोमर, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब नीचे वाला कायरल कार्बन मैं +50 ले सकता हूं, तो लेफ्ट वाला कंपाउंड बन जाएगा +80, राइट वाला कंपाउंड बन जाएगा +20, क्योंकि +50 -30 +20 बचा। हर्षद? यस सर, यस सर। वेरी गुड, बढ़िया। नहीं, मैं आपका थैंक नाम यू सर। कॉल आउट करूंगा, ठीक है। अब नीचे वाला कंपाउंड को मैं +50 की जगह +10 ले लेता हूं। बिल्कुल ले सकते हैं अपन, +10 भी ले सकते हैं। तो अगर नीचे वाला कायरल कार्बन +10 ले लिया तो लेफ्ट वाला कंपाउंड बन जाएगा +40 और राइट वाला कंपाउंड बन जाएगा -20। तो +40 -20 मैग्नीट्यूड तो है ही डिफरेंट, लेकिन डायरेक्शन भी डिफरेंट हो गई। तो 100 बात की एक बात, मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा ही, डायरेक्शन डिफरेंट भी रह सकता, सेम भी रह सकता, चलेगा। डायरेक्शन डिफरेंट भी रह सकता, सेम भी रह सकता, चल जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड डिफरेंट रखना जरूरी है। ये डायस्टेरियोमर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, चले आगे। कोई डाउट किसी को यहां तक? और एक स्टेटमेंट लिख लो,
all diastereomers, sorry, my mistake. All geometrical isomers are diastereomers. All geometrical isomers are diastereomers. लिख लो, सारे geometrical isomers जो है वो diastereomers होंगे. ये शायद पहले भी लिखवाया था. all geometrical isomers are diastereomers. Always, हमेशा लिख लेना. ठीक है, हो गया फिर ये. चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा ट्रू फॉल्स के. ट्रू फॉल्स होता है ना सबको, ट्रू फॉल्स के मैं क्वेश्चंस पूछूंगा. तो आप लोगों को हाथ उठाना है, मैं किसी का नाम रैंडमली बुलाऊंगा एंड देन आप ट्रू या फॉल्स आंसर देंगे अलोंग विद द रीजन. ठीक है, तो पहले एक दो सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, बाद में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेंगे. क्वेश्चन सुनेंगे सब लोग ध्यान से. ऑल एनांशियोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ट्रू और फॉल्स? सारे एनांशियोमर, अरे आंसर देने के लिए हाथ उठाओ, फिर मैं नाम बुलाऊं. ठीक है, नाम बुलाऊंगा और फिर आंसर देने का. ऑल एनांशियोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करो क्लास में, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ आप लोगों की तरफ से. मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये ऑनलाइन सेमेस्टर नहीं, जो भी चल रहा है ऑनलाइन. श्रेया आंसर बताइए. ट्रू है सर. ट्रू है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन सुनेंगे. ऑल मिरर इमेजेस आर एनांशियोमर्स ऑफ ईच अदर. सारे मिरर इमेजेस जो है वो एनांशियोमर है क्या एक दूसरे के? ऑल मिरर इमेजेस आर एनांशियोमर्स ऑफ ईच अदर. हर्ष कुलकर्णी. सर फॉल्स. फॉल्स. क्यों हर्ष, आपको क्यों लगता है ये फॉल्स है? सर अगर कंपाउंड अलग रहा तो? अलग कैसे रहेगा भैया? अगर अपन आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रख रहे हैं, है ना. आप सही सोच रहे हो, थोड़ा और सोचो. यू आर थिंकिंग इन द करेक्ट डायरेक्शन. ओके सर. सारे मिरर इमेजेस एनांशियोमर रहेंगे क्या? आंसर इज फॉल्स. सारे मिरर इमेजेस एनांशियोमर नहीं रहेंगे. ठीक है, उसका रीजन है कि कुछ मिरर इमेजेस जो है वो सुपर इम्पोजिबल भी रहते हैं. हर्ष समझा आपको मैंने जो बोला? हर्ष प्लीज कमेंट. यस सर, क्लियर हो गया. ठीक है, तो कुछ मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजिबल भी थे ना. नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनेंगे. ऑल मिरर इमेजेस विच आर सुपर इम्पोजेबल आर आइडेंटिकल. All mirror images which are superimposable are identical. True or false? All mirror images which are superimposable are identical. True or false? क्या वो जनता को आंसर नहीं देना है क्या? हर्षद. सर ट्रू. ट्रू, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, ट्रू. ऑल मिरर इमेजेस जो सुपर इम्पोजिबल रहते हैं वो आइडेंटिकल रहते हैं. तो इसी के लाइन में दूसरा स्टेटमेंट भी सुन लेंगे अपन. ऑल मिरर इमेजेस विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल आर एनांशियोमर्स. ठीक है, ऑल मिरर इमेजेस विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल आर एनांशियोमर्स, है ना. सुपर इम्पोज वाले आइडेंटिकल, सुपर इम्पोज वाले नहीं है वो एनांशियोमर, और जो मिरर इमेज ही नहीं है वो डायस्टेरियोमर. तो सुपर इम्पोज वाले आइडेंटिकल, नॉन सुपर इम्पोज वाले एनांशियोमर, और जो चीज सुपर इम्पोज ही नहीं हो, जो चीज मिरर इमेज ही नहीं है, वो चीज हो जाएगी डायस्टेरियोमर. ठीक है, ठीक है, फिर यहां तक ठीक है. अपन आगे बढ़ते हैं फिर. तो ये कुछ क्वेश्चंस भी ट्रू फॉल्स वाले कंसेप्चुअल अपन ने डिस्कस कर लिए. हाँ, अभी हम लोगों को कंफर्मेशन एनालिसिस देखना है. तो कंफर्मेशन एक नया आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का. कंफर्मेशन का मतलब होता है कंफर्मर बनाना. तो तीन टाइप की चीजें बताई थी मैंने. स्टीरियो आइसोमरिज्म में तीन टाइप की चीजें होती है. स्टीरियो आइसोमरिज्म में तीन टाइप की चीजें हैं. ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और कंफर्मर्स.
ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड कन्फर्मर्स। तो कन्फर्मर्स का मतलब जैसे सिंगल बॉन्ड के अबाउट जो रोटेशन पॉसिबल होता है, पता है ना, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल होता है, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन। तो दे कैन फॉर्म डिफरेंट कन्फर्मर्स ऑफ ईच अदर। स्पेलिंग पता नहीं, मुझे देख लेना। Compounds having CC single bonds are able to form different conformers of each other. This is possible because of SBR. This is possible because of sigma bond rotation. Compounds having CC single bonds are able to form different conformers of each other. ये क्यों पॉसिबल हुआ? सिग्मा बॉन्ड रोटेशन की वजह से पॉसिबल हुआ, सिंगल बॉन्ड रोटेशन की वजह से पॉसिबल हुई ये चीज। और ये जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं इंटरकन्वर्टिबल रहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो ऑप्टिकल, हेलो हेलो हेलो, हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो इंटर कन्वर्टिबल नहीं रहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो भी इंटर कन्वर्टिबल नहीं रहते, लेकिन सिर्फ कन्फर्मर्स इंटर कन्वर्टिबल रहते हैं। तो लिख लेना, लर्न कर लेना, घोट लेना इस चीज को, कन्फर्मर्स आर इंटर कन्वर्टिबल। कन्फर्मर्स जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते। लिख लो इसको, ठीक है। अपने को अपने सिलेबस में दो चीज है, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, ये दो चीजें अपने को स्टडी करना है। जैसे बहुत सारे कंपाउंड है, लाखों करोड़ों कंपाउंड है, सब में थोड़ी कन्फर्मर पढ़ेंगे, तो ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन अपन को स्टडी करना रहता है। एंड देयर करस्पॉन्डिंग कंपाउंड, मतलब ब्यूटेन है तो मिथाइल ब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन है ना, साइक्लोहेक्सेन में भी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ऐसे। तो एक साइक्लिक वाला कंपाउंड हम स्टडी करते हैं और एक ओपन चेन वाला कंपाउंड अपन स्टडी करते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन हम स्टडी करेंगे रिंग फॉर्मेट में, और ब्यूटेन अपन स्टडी करेंगे ओपन चेन फॉर्मेट में। तो लिख लो इसको, जो भी दिख रहा है स्क्रीन पे लिख लो। जनता छोड़ के जा रही है, बोर हो रही है जनता शायद। कंसर्न्स, डाउट्स, कुछ पूछना है किसी को? कितने लोग लिख रहे हैं? अरे लिख लिया सबने, अपन आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव अहेड। यार ऑनलाइन में ना यही प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चलता कि जनता का लिखना हो गया है क्या। ऑफलाइन वाली क्लास में सब लोग मुंह उठा के देखते रहते हैं, तो फिर अपन आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो अभी हम लोग ब्यूटेन देखेंगे। ब्यूटेन C4H10, स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। 4 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर। हाँ भाई, कोई कंसर्न है क्या किसी को? कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, अनम्यूट करो, नाम बोलो, पूछो।
ये सी हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बना देना, मतलब मैं बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ हाइड्रोजन लिख रहा हूँ डायरेक्टली, बट आप लोग उसको लिख लेना, जैसे सिंगल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर देना, इसको बोलते हैं एक्सपांडेड। ठीक है, तो लेफ्ट वाला है कंडेंस स्ट्रक्चर, राइट वाला है एक्सपांडेड स्ट्रक्चर। तो ये रिप्रेजेंटेशन, जैसा फिशर का कैसा रिप्रेजेंटेशन स्टडी किया अपन ने, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या होता है, और एक रिप्रेजेंटेशन अपने को सीखना होता है, तो उसको बोलते हैं सी हॉर्स मॉडल। ठीक है, तो एक सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन भी होता है। सी हॉर्स मतलब समुद्री घोड़ा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो सी हॉर्स मॉडल ना एक्चुअली ऐसा रहता है, पता नहीं जनता को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट शायद अब समझ में आ जाएगा। CH3 HH HH CH3। अब थोड़ा और क्लिक हो रहा होगा, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, इधर भी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, इधर भी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। तो क्या जनता को ये चीज समझ में आ रही है कि मैं फोकस कर रहा हूं सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में, मैंने सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच वाली बॉन्ड को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, एक्सपांड कर दिया, और उस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मैं ऐसा थोड़ा सा डायगोनली देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, समुद्री घोड़ा। ऐसा दिखता है समुद्री घोड़ा, ऐसा मुझे बताया गया है। तो सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड कार्बन एटम की जो कार्बन चेन लेंथ है, जो सीसी बॉन्ड लेंथ है, उसको बहुत एक्सटेंड कर दिया, और फिर आजू बाजू की चीजें प्रॉपरली प्लेस कर दी। ठीक है, और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोला ना, सिग्मा बॉन्ड रोटेशन अपन देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड रोटेशन, तो वो हम लोग C2 और C3 के बीच में देखने वाले हैं। तो ये चीज भी सबको पता होनी चाहिए। क्या होता है कि पूरा कंफर्मेशन खत्म हो जाता है, सब कुछ लोगों को समझ में आता है, लेकिन फिर एक मन में डाउट आता है, सर वो वाला कार्बन एटम क्यों घुमाया आपने। तो हम जो भी रोटेशन करेंगे वो C2 और C3 के बीच में करेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। हम जब ब्यूटेन की बात करेंगे तो C2 और C3 के बीच में रोटेशन कराएंगे। सर इसका ये मतलब है क्या 1 और 2 में रोटेशन नहीं हो रहा है क्या? 1 और 2 में भी रोटेशन हो रहा है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि 1 के पास तो तीनों हाइड्रोजन है, रोटेशन करके फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 और 4 में भी रोटेशन करके फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 और 2 के बीच में और 2 और 3 के बीच में अंतर है। 2 वाले पे ग्रुप्स लगे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल, और 1 वाले पे ग्रुप्स लगे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ ग्रुप्स वी आर इंटरेस्टेड विथ रिस्पेक्ट टू 2 एंड 3 पोजीशन। तो इसलिए हम सिग्मा बॉन्ड रोटेशन 2 और 3 के रिस्पेक्ट में डेवलप करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड रोटेशन SBR C2 C3 के बीच में कंसिडर करना, और इसको स्टडी करेंगे। तो ये लिख लो, कंडेंस स्ट्रक्चर, एक्सपांडेड स्ट्रक्चर और सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सी हॉर्स फॉर्मूला, सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, कंडेंस स्ट्रक्चर एंड एक्सपांडेड स्ट्रक्चर, इसको लिख लो। फिर नेक्स्ट टर्न पे अपन पढ़ेंगे नया आदमी प्रेजेंटेशन, न्यू मैन प्रेजेंटेशन। लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट है, थोड़ा पेशेंस है, तो प्लीज एक बार न्यू मैन प्रोजेक्शन के बारे में रीड करके आएंगे। ओपी टंडन वगैरह में शेयर किया है, ओपी टंडन बुक शेयर की है, उसमें रीड कर लेना, नहीं तो नेट पे भी ढूंढ लिया तो बहुत सारे रिसोर्सेस इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, और वो जो वेबसाइट शेयर की थी प्लीज उसको यूज करें। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर भी आप लोग उसमें यूज कर सकते हो। किसी दिन अपन क्लास में वो वेबसाइट यूज करेंगे और ऑप्टिकल आइसोमर भी एक्सप्लेन करके बताएंगे। थोड़ा एक फील गुड फैक्टर डेवलप होगा आपने को, ठीक है, बट दैट विल बी एट अ लेटर स्टेज। एंड और किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भी किया था कि असाइनमेंट शेयर कर दो, असाइनमेंट शेयर कर दो, तो अपन असाइनमेंट भी शेयर करेंगे प्लीज। बस यही बोलूंगा, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ठीक है, वी आर लिविंग इन ट्रबलिंग टाइम्स, तो थोड़ा समय लगेगा, असाइनमेंट शेयर हो जाएगा, फिर असाइनमेंट सॉल्व कर लेना, डिस्कस कर लेंगे। और कल की क्लास से पहले, कल अपना दोपहर में क्लास है, आई गेस 1 PM क्लास है, तो कल की क्लास से पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन रीड करके आएंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख लो एंड देन वी विल एंड द क्लास। सर बोलिए। सर वीरती सर सेकंड और थर्ड में क्यों किया, एक बार एक्सप्लेन करो ना। बिल्कुल, सेकंड और थर्ड में कैसा है, जैसे सेकंड वाले पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप है, थर्ड वाले पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप है।
फर्स्ट वाले पे तीनों ग्रुप सेम है। एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं, नेक्स्ट टर्न पे अपन देखेंगे कि ये जो 2 और 3 है इसके अबाउट रोटेशन करा दो। तो इसके अबाउट जब अपन रोटेशन कराएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो मिथाइल मिथाइल के सामने आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा मिथाइल हाइड्रोजन के सामने आएगा, तीसरा पॉइंट आएगा मिथाइल दूसरे वाले हाइड्रोजन के सामने आएगा। तो ग्रुप्स में अगर वेरिएशन हो तो ही अपन उसको इमेजिन कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं 1 और 2 के अबाउट रोटेशन करके देखूं तो 1 और 2 में बड़ा सा जो इथाइल ग्रुप है उस इथाइल के सामने हमेशा हाइड्रोजन आ रहा है। एट एवरी 109 एंगल आई एम गेटिंग ओनली हाइड्रोजन्स। तो इसलिए 1 और 2 में सिग्निफिकेंस नहीं है। होता रोटेशन 1 और 2 में भी है, लेकिन हम स्टडी 2 और 3 के बीच में करते हैं। वीरती कमेंट? यस सर। ठीक है, तो 2 और 3 में जैसे वेरिएशन आ जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें मिथाइल मिथाइल सामने आ गए, 109 एंगल के बाद मिथाइल हाइड्रोजन सामने आ जाएंगे, और 109 एंगल के बाद मिथाइल हाइड्रोजन और सामने आ जाएंगे। तो ऐसा अपन स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे पढ़ाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो थोड़ा अगर आप न्यूमैन प्रोजेक्शन नया आदमी के बारे में पढ़ के आएंगे तो थोड़ा फील गुड फैक्टर आ जाएगा कल वाली क्लास में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। आई विल मीट ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट क्लास।